प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 20 लाख करोड़ रुपए के व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा। आर्थिक पैकेज में श्रमिक, गरीब, प्रवासी, असंगठित और संगठित क्षेत्र सभी के लिए होगा प्रावधान। पीएम ने किया आत्मनिर्भर भारत का आह्वान, गिनाए आत्मनिर्भर भारत के 5 आधार स्तंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों से मिले सुझाव के आधार पर लॉकडाउन 4.0 नए नियमों के साथ होगा पूरी तरह से अलग। 18 मई से पहले का विवरण किया जाएगा साझा। पीएम ने लोगों को 2 गज की दूरी सहित मास्क पहनने से लेकर सभी सावधानियों के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए भी किया प्रेरित। भारतीय रेलवे द्वारा चुनिंदा 15 मार्गों पर यात्री रेल सेवा जारी। केवल आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं टिकटें। केवल कंफर्म टिकट धारक ही जाएं रेलवे स्टेशन। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं अपने घर। विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन जारी। दूसरे चरण में 16 से 22 मई तक 31 देशों से 149 उड़ानें होंगी संचालित। समुद्र सेतु ऑपरेशन के अंतर्गत आईएनएस मगर से 202 भारतीय पहुंचे स्वदेश। भारत में संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 46,008 के पास। इलाज के बाद 22,454 लोग हुए ठीक। वायरस के संक्रमण से 2,293 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि रिकवरी रेट में हो रहा है दिन ब दिन बेहतर माहौल और फिलहाल ये 31.7% है। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 42 लाख के पार। 2,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अभी तक 14,08,000 लोग उपचार के बाद हुए स्वस्थ। कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस भी बुरी तरह से प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब कर लेते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा, यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्मनिर्भर भारत अभियान की ओर बढ़ाएगा और एक नई गति देगा। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए पैकेज में भूमि, श्रमिक, लिक्विडिटी और कानून पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि पैकेज करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं,
जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारों की व्यापकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सुधार खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी सशक्त हों और भविष्य में कोरोना जैसे किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर पड़े। अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देनी है। ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से लोकल के लिए वोकल बनने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को खरीदना भी है और उनका प्रचार भी करना जरूरी है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत 5 आधार स्तंभ पर खड़ी होगी। आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। और आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन की 10 बड़ी बातें और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात है 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत जो है वो अपनी
अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता से संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता है। ये प्रधानमंत्री के संबोधन की 10 बड़ी बातें हैं और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया है, जिसके लिए लगातार काम करना है। और जो आत्मनिर्भरता है, इसकी इमारत 5 आधार स्तंभ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड पर रखी जाएगी। देश की विकास यात्रा को नई गति देने के लिए 20 लाख करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज है, उसका ऐलान कल प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। विशेष आर्थिक पैकेज है भारत की जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा, जिसका ऐलान कल संबोधन में किया गया। श्रमिक, गरीब, प्रवासी, असंगठित और संगठित क्षेत्र सभी के लिए होगा आर्थिक पैकेज में प्रावधान। साथ ही कल से वित्त मंत्री देंगी विस्तार से विशेष आर्थिक पैकेज की जानकारी कि कहां-कहां किस तरह से इस आर्थिक पैकेज को बांटा जाएगा। साथ ही लोकल के लिए वोकल का भी प्रधानमंत्री ने नारा दिया, आह्वान किया है कि किस तरह से लोकल को वोकल बनाना है हमें। साथ ही लॉकडाउन 4.0 एक नए रंग रूप और नए नियमों के साथ हमारे सामने आएगा। हम जानते हैं लॉकडाउन 3.0 खत्म हो जाएगा 17 को, तो 18 से पहले कहीं ना कहीं 4.0 के लिए भी जो एक रूपरेखा है वो तैयार की जा चुकी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्रा। अजय, हम जानते हैं कि जिस तरह से आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, कहीं ना कहीं ये इस बात का अंदेशा है और आह्वान करता है कि कैसे हमें आत्मनिर्भर बनना है, उसका एक खाका प्रधानमंत्री ने खींच दिया, जिसका आह्वान कल उन्होंने अपने संबोधन से किया। देखिए, ये केवल एक इकोनॉमिक पैकेज नहीं है, ये एक रिफॉर्म स्टिमुलस है। जिस तरह से वित्त मंत्री ने भी कल बताया कि ये जो पूरा पैकेज है, उसको आप एक तरह से कोविड-19 बजट के रूप में देख सकते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि पूरे वित्त वर्ष के दौरान जब हम देश का बजट बनाते हैं, तो वो करीब 28 लाख, 30 लाख करोड़ रुपए का होता है। तो बाकी जो बचे इस साल के कुछ महीने हैं, उसमें अगर आप 20 लाख करोड़ रुपए रिफॉर्म्स पे खर्च करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम में बदलाव लाने की ताकत रखता है। इस पैकेज को आप एक माइंडसेट में बदलाव के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें आपका जो थ्रस्ट है वो मेक इन इंडिया के साथ-साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने पर होगा और अपनी जो शक्ति है उसको पहचान करके उस पर वाकई काम करने पर होगा। तो बहुत फोकस्ड होने जा रहा है और जैसे-जैसे डिटेल्स आज से वित्त मंत्री जारी करेंगी अलग-अलग सेक्टर्स के लिए, हमें ये पता चलेगा कि जो रिफॉर्म्स हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये एक तरह से स्टिमुलस रिफॉर्म्स है, माइंडसेट में परिवर्तन है और मुझे लगता है कि केंद्र के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों को आना होगा आगे, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, रिफॉर्म्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ राज्यों को करना है। केंद्र सरकार केवल एक दिशा निर्देश दे सकती है, गाइडलाइन दे सकती है, लेकिन जो असली काम है वो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को करना है, यहाँ की राज्य सरकारों को करना है और एक जनता के तौर पर जितने भी जागरूक लोग हैं, उनको देश के निर्माण के लिए, आगे आने के लिए ये जो प्रोत्साहन है, तो जो अवसर जो चुनौतियां आई हैं कोविड-19 की वजह से, उसको कैसे अवसर में बदला जाए, उस पर शायद अब काम होते हुए दिखे। बिल्कुल, तो आपदा को कैसे अवसर में बदला जाए, जो बाजार के रूप में भारत ने करके दिखाया है। साथ ही साथ अजय, जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है कि लोकल को हमें वोकल बनाना है, उससे भी कहीं ना कहीं एक बूस्टर डोज मिलता हुआ नजर आएगा भविष्य में, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की इकोनॉमी को लेकर। देखिए, बहुत सारे लोग कल से ये आलोचना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वदेशी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और क्या बड़े-बड़े जो ब्रांड्स हमारे देश में हैं, मिसाल के तौर पर आईपैड, आईफोन या फिर सैमसंग या कोई बड़े टेलीविजन और फोन के ब्रांड्स, वो क्या कल से खरीदना बंद कर देंगे या फिर उसका कोई एक इंडियन अल्टरनेटिव एक दिन में बन के खड़ा होकर तैयार हो जाएगा हमारे सामने। ये एक विजन है लंबी अवधि का, जिसमें आपको फोकस करना है कि क्या आपके पास वो क्षमताएं हैं कि आप देश में, जिस तरह से आपने देखा मोबाइल के क्षेत्र में केवल 2 कंपनियां काम कर रही थी, आज 120 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं और हम बाकायदा उन्हीं फोन्स के ऊपर मेड इन इंडिया देखते हैं और एक्सपोर्ट्स भी कर रही हैं। इसी तरह से हमने देखा फार्मास्यूटिकल्स में आज एक भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, आईटी सुपर पावर है, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो जो फोकस है प्रधानमंत्री का वो इस बात पर है कि हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। अगर हम चीजों का निर्माण अपने देश में कर सकते हैं तो उसको आयात करने की जरूरत नहीं होगी।
मिसाल के तौर पर अगर आप एनर्जी एफिशिएंट होना चाहते हैं, तो क्या हम ऊर्जा की ज़रूरतों को देश में ही निर्माण करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम तेल के ऊपर अपने आयात की जो निर्भरता है, उसको कम कर सकते हैं? क्या हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो दूसरा सबसे बड़ा आयात का साधन है, उसे हम कम कर सकते हैं? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग के नए बेसिस तैयार कर सकते हैं? क्या हम नई अपॉर्च्युनिटी को देख करके जिस तरह से हमने पीपीई, मास्क और हैंडमेड सैनिटाइज़र जो हैंड सैनिटाइज़र है, उसका निर्माण हमने स्पष्ट तौर पर शुरू किया अलग-अलग पीएसयूज़ और नई कंपनियों के ज़रिए। क्या हम उस तरह का प्रयोग दूसरी दिशाओं में कर सकते हैं, जिसके लिए भारत जाना जाता है? तो एक तरह से जी। माइंडसेट का जो बदलाव है, उस पर फोकस कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं अब बात कर लेते हैं सीआईआई की, जहां सीआईआई के जो महानिदेशक हैं चंद्रजीत बैनर्जी, उन्होंने संकट के दौर में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पीएम द्वारा आर्थिक पैकेज जो घोषित किया गया है उसकी सराहना की है। The Prime Minister has made an unprecedented announcement of the economic package to deal with the extraordinary situation that we are in today. But it has touched the right chords from local to global supply chains, MSMEs, laborers, farmers, honest taxpayers, and a wide range of industry besides the diverse sections of the society. और अब बात वंदे भारत मिशन की, जहां आज 7वें दिन खाड़ी देशों से 5 उड़ानों के जरिए लगभग 900 फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। दुबई से आज 2 उड़ानें, एक दिल्ली और दूसरी अमृतसर के लिए निर्धारित है। दिल्ली आने वाली उड़ान में 4 शिशुओं सहित 241 यात्रियों के होने की संभावना है। वहीं अमृतसर के लिए आने वाली विमान में 178 भारतीय होंगे। कुवैत से अहमदाबाद और कोझिकोड के लिए 2 उड़ानें निर्धारित हैं, जिसमें कुल 330 लोग होंगे। जेद्दा से कालीकट के लिए उड़ान भरने वालों में 149 लोग हैं। परिचालन कारणों से आज दिल्ली जाने वाले विमान अब कल जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत अब मुश्किल में फंसे श्रमिकों, बुजुर्गों, गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। विमान में केवल उन लोगों को चढ़ने दिया जाएगा जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं होंगे। वहीं भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस मगर ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव में फंसे भारतीयों को लेकर कल कोच्चि पहुंच गया। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सरकार दुनिया के तमाम मुल्कों को फंसे भारतीयों को वापस स्वदेश लाने की मुहिम में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आईएनएस मगर के जरिए 23 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 202 भारतीय नागरिक कल कोच्चि पहुंचे। ये जहाज 10 मई को मालदीव से निकला था और समुद्री सफर के दौरान बेहद खराब मौसम होने के बावजूद जहाज के क्रू सदस्यों ने सभी भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया। वापस आए इन भारतीयों में ज्यादातर केरल और तमिलनाडु से आए हुए लोग हैं। भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया। कोच्चि पहुंचने पर केरल तट की निगरानी कर रहे दक्षिणी नौसैनिक कमांड कोच्चि के 3 जहाजों ने आईएनएस मगर का स्वागत किया। जहाज पर सवार भारतीयों के उतरने पर उनकी स्वास्थ्य जांच और उनके गंतव्य तक पहुंचने की समुचित व्यवस्था की गई। वंदे भारत मिशन के पहले चरण में भारतीय नौसेना ने मालदीव से 900 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया। अब आईएनएस जलाश्व दूसरे चरण में करीब 700 भारतीयों को वापस लाने के लिए 15 मई को मालदीव रवाना होगा। और इसी पूरी जानकारी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा। अभिषेक, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि ये जो मिशन है वंदे भारत मिशन लगातार नई उपलब्धियां छूता हुआ, और आज 7वां दिन है और आज भी कई ऐसे भारतीय जो स्वदेश लौटना चाहते हैं उनकी वापसी के लिए पूरा रोड मैप तैयार है। जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि दुनिया के तमाम मुल्कों में फंसे सभी भारतीय जो देश आना चाहते हैं इस कोरोना संकट के दौरान, उनको वापस लेने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए सभी मिशन ने अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू किया और जिसके बाद एक प्रायोरिटी के आधार पे कि जिनको बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, जिनको मेडिकल जरूरत है, उनको भारत आने की अनुमति दी गई और ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। आज 7वां दिन है। इसके अलावा आजकल जो बड़ी बात है कि सरकार ने एक दूसरा फेज वंदे भारत का जो 16 मई से शुरू होगा उसकी भी पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिसमें करीब करीब 149 उड़ानें दुनिया के 31 देशों में शुरू की जाएंगी और 31 देशों में जो भारतीय हैं, जिनमें यूरोप के कई देश हैं, कजाकिस्तान है और सेंट्रल जो कंट्रीज हैं वो सेंट्रल एशिया कंट्रीज हैं, वो कई कंट्रीज शामिल हैं और गल्फ की कंट्रीज शामिल हैं। तो इन सभी उड़ानों से
और ये सभी जो अपने विभिन्न राज्यों में पहुंचेंगी, यानी देश के अलग अलग राज्यों के तमाम लोग जो दुनिया के किसी भी हिस्से में फंसे हैं वो सभी वापस लाए जाएंगे और सरकार इसकी पूरी कोशिश कर रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि दूरदर्शन पर लगातार हमने कवरेज पे दिखाया किस तरह से आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर ने वहां मालदीव में जो लोग नहीं आ पा रहे थे सारे कम्युनिकेशन ब्लॉकेज होने के बावजूद, तो उनको आईएनएस मगर और आईएनएस जलाश्व में करीब 900 लोगों को अपनी पहली खेप में लेकर आ चुके हैं और दूसरी फेज की तैयारी आईएनएस जलाश्व कर रहा है जिसमें वो वापस से माले से 700 लोगों को लेकर आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों को आपसे साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अहम है जिस तरह से भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है और इसमें फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में किस तरह से नौसेना काम कर रही है, साथ ही साथ एयर इंडिया काफ़ी अहम रोल निभा रही है, ये देखने वाली बात है। रुक करते अगली खबर का। कोविड-19 के महामारी के बीच देश भर में से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को अपने गृह राज्य पहुंचाने का कार्य भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है। बेंगलुरु में फंसे जम्मू कश्मीर के करीब 1000 नागरिकों और छात्रों को कल श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा उधमपुर पहुंचाया गया। वहीं करीब 1000 अन्य प्रवासियों को लेकर दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन रात करीब 8 बजे गोवा से उधमपुर पहुंची। उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को कोविड-19 टेस्टिंग के लिए ले जाया गया। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में बाहर से आने वाले लोगों के लिए टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। भारत सरकार ने भारतीय डाक विभाग को प्रायोगिक तौर पर नागरिक सुविधा केंद्र के रूप में शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत महाराष्ट्र में पहले नागरिक सुविधा केंद्र का उद्घाटन अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर में शिरडी के से सांसद सदस्य सदाशिव लोखंडे द्वारा किया गया। नागरिक सुविधा केंद्र भारत सरकार की ई गवर्नेंस जो पहल है उन्हीं में से एक है जो राज्य और केंद्र की सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए है। भारत सरकार ने देश भर में 21 नागरिक सुविधा केंद्रों को मंजूरी दी है, जिसमें 2 केंद्र महाराष्ट्र में बनाए गए। श्रीरामपुर के अलावा महाराष्ट्र का दूसरा नागरिक सुविधा केंद्र सोलापुर जिले के पंधारपुर में है। इन केंद्रों पर लोग बिना असुविधा के कई तरह के लाभ उठा सकते हैं, जिसमें समय के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत होगी। इन सुविधा केंद्रों में नकदी वितरण, सार्वजनिक दस्तावेज सेवाएं, भुगतान, बीमा सेवाएं, डाक, बैंकिंग समेत 22 विभिन्न सेवाएं दी जाएंगी। और भारत में कोविड-19 के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 46,008 हो गई है, जबकि 22,454 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं और 2,293 मरीजों की मौत हो गई है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, इसलिए लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिकवरी रेट दिनों दिन बेहतर हो रही है और फिलहाल ये 21.7% है। खबर नेपाल से, जहां कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से उछाल आया। कल यानी मंगलवार को नेपाल में कोरोना के 83 मामले सामने आए, जो कि अब तक एक दिन में आने वाले मामलों में सर्वाधिक हैं। नेपाल में कुछ कोरोना संक्रमितों की संख्या 217 हो गई। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि नए संक्रमित लोगों की स्थिति सामान्य है। पिछले एक सप्ताह में नेपाल में कोरोना संक्रमण में काफी तेजी आई है। नेपाल में अब तक 33 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। और वहीं कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 2,91,366 हो गई, जबकि 42,55,194 लोग इस महामारी से संक्रमित हैं। अमेरिका इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अब तक कुल 13,67,927 लोग संक्रमित हैं और 82,246 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से करीबन 2,91,366 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण अब तक करीबन 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 42 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका है, जहां पर 13 लाख से भी ज्यादा लोग वायरस के संक्रमण में आए और 82,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हालांकि इस बीच पिछले कुछ दिनों में यहाँ कई राज्यों में इसे नियंत्रित करने की तेजी से कोशिशें हुई हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना अभी तक अमेरिका में कंट्रोल नहीं किया जा सका। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोविड-19 से जुड़े विषयों पर तेजी से परीक्षण हो रहा है और सफलता भी मिल रही है, जिसकी वजह से वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट आ रही है।
खबर रूस से, जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,32,000 से ज्यादा हो गई। इसके साथ ही रूस अब ब्रिटेन और स्पेन को पीछे छोड़ते हुए कोरोना संक्रमण के लिहाज से दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में है। पिछले 24 घंटों में रूस में संक्रमण के करीबन 10,899 मामले सामने आए। लगातार 10वें दिन रूस में नए मरीजों की संख्या 10,000 से अधिक रही। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि संक्रमित मामलों की संख्या इतनी अधिक होने के बावजूद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या सिर्फ 2,116 है। देश में लॉकडाउन में राहत देने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले के मद्देनजर मॉस्को ने मई के अंत तक सेल्फ आइसोलेशन के मापदंडों को बढ़ा दिया। हालांकि इस हफ्ते से उद्योग और निर्माण कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई। राष्ट्रपति पुतिन ने क्षेत्रों को उनके स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी है। खबर इटली से, जहां कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लगभग कुछ दिनों में सिर बनी हुई नजर आ रही है, लेकिन मंगलवार को 172 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की संख्या 30,911 पर पहुंच गई। इस दौरान 1402 नए मामले सामने आए, जो सोमवार के 744 से लगभग 2 गुने हैं। अब तक 2,21,216 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। और कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में जहां कम से कम 20,000 लोगों की मौत हुई, वहीं इस शहर की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा और लाखों लोग वहां बेरोजगार हो गए। 80 लाख की आबादी वाले शहर में पिछले 2 महीनों से लोग ज्यादातर घर में ही हैं। मैनहट्टन में बंद दुकानें, सुनसान गगनचुंबी इमारतें और खाली मेट्रो से काफी बदलाव देखने को मिला। लेकिन यहाँ के निवासी यहाँ के शांत वातावरण में कम से कम महामारी के तनाव से राहत पा सकते हैं। मैनहट्टन में मार्च की शुरुआत से सड़क पर यातायात में 90% की कमी दर्ज की गई है। न्यूयॉर्क सिटी के बिल डे ब्लासियो ने कल कहा कि सामाजिक जीवन और गैर जरूरी व्यवसायों पर प्रतिबंध अगले महीने तक लागू रहेगा, क्योंकि गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने न्यूयॉर्क राज्य के 3 क्षेत्रों को हफ्ते के अंत तक अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से शुरू करने के लिए कहा। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में अब तक 82,246 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें न्यूयॉर्क राज्य में ही 27,284 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कुछ उपचारों के प्रयोग से कोरोना की जो तीव्रता है और प्रसार सीमित होता हुआ दिख रहा है। इसलिए इनमें से 4 या 5 सबसे आशाजनक उपचारों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। WHO ने कहा कि कोरोना एक बेहद शातिर किस्म का वायरस है, जिसके कारण इसका टीका बनाने में मुश्किल आ रही है। कोरोना के 100 से अधिक संभावित टीके विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से कई क्लिनिकल ट्रायल्स के दौर में हैं। WHO ने अप्रैल में कहा था कि कोरोना का टीका बनने में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।